प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा क्लास 12 का जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया है उसमें हम लोग आज इतिहास के मॉडल प्रश्न पत्र सेट 3 के आंसर को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट में अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा और सेकेंड पार्ट के वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को। ये आंसर हमारे +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर के इतिहास के शिक्षक श्री संतोष कुमार दास द्वारा तैयार किया गया है। तो आप लोगों के लिए समय निकालकर उन्होंने आंसर को तैयार किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सेट 3 इतिहास का अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब और कहां हुआ था? तो जनवरी 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू विट्ठल भाई पटेल ने स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल इसके सचिव बनाए गए। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो रोटी और खिलता हुआ कमल। पांचवा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। छठा नंबर क्वेश्चन है, अकबर द्वारा जजिया कर कब समाप्त किया गया? तो 1564 ईस्वी को। सातवां है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लघु उत्तरीय प्रश्न का 8वां क्वेश्चन है, 3 कठिया पद्धति रोग क्या समझते हैं? तो चंपारण में नील की खेती की प्रमुख प्रणाली 3 कठिया प्रणाली थी। इसमें किसानों को अपनी भूमि के 3 कट्ठे प्रति बीघा, मतलब 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा, यानी अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करने की बाध्यता थी। इसके लिए कोई कानूनी आधार नहीं थे। यह केवल नील फैक्ट्री के मालिकों प्लांटरों की इच्छा पर तय किया गया था। इसके अतिरिक्त सन 1900 के बाद यूरोप के कृत्रिम नील से प्रतिस्पर्धा के कारण बिहार की नील फैक्ट्रियों को गिरावट का सामना करना पड़ा। नुकसान से बचने के लिए प्लांटरों ने नील उगाने के लिए किसानों के साथ अपने समझौतों को रद्द करना शुरू कर दिया। किसानों को इस दायित्व से मुक्त करने के लिए वे एक तनाव यानी हर्जाना वसूलते थे, जो 100 रुपया प्रति बीघा तक पड़ता था। यदि किसान नकद भुगतान नहीं कर पाते तो प्रतिवर्ष 12% की ब्याज दर पर हस्तांतरण पत्र और बंधक ऋण पत्र बनाए जाते थे। कम्युनल अवार्ड क्या था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा भारत की सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए जो योजना 16 अगस्त 1932 को प्रकाशित की गई, उससे ही सांप्रदायिक पंचाट अथवा कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट का सबसे मुख्य प्रावधान दलित वर्ग को हिंदू समुदाय से पृथक कर विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता दी गई। दलित वर्ग के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित कर दी गई थी, अर्थात प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधान मंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गई थे, जिनसे सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना है। इस समुदाय में मुसलमान और सिख तो पहले से ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इसमें नए कानून के तहत दलित वर्ग को भी अल्पसंख्यक माना गया है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? तो प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य की हार के बाद ब्रिटेन ने खलीफा का पद समाप्त कर दिया। इससे पूरे विश्व के मुसलमानों को आघात लगा और वे संगठित हो गए तथा इसका विरोध प्रदर्शन किया। भारत में भी इसका विरोध हुआ और अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा खिलाफत कमेटी का गठन 1920 में किया गया था, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। यहाँ कहते हैं इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को सहयोग किया तथा अंग्रेजों के खिलाफ
का पद पुनः बहाल करने के लिए जोर दिया गया। मतलब अंग्रेजों को खलीफा का पद पुनः बहाल करने पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट पर टिप्पणी लिखे। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय नेताओं का विरोध करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया था। मजिस्ट्रेट के पास ऐसा अधिकार था कि रॉलेट एक्ट के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते थे, साथ ही उसके ऊपर मुकदमा भी चला सकते थे। रॉलेट एक्ट के अनुसार अंग्रेजी सरकार के लोग भारतीय के निर्दोष व्यक्ति को दंडित कर सकते थे। कैदी को अदालत में साबित करके अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट को हासिल कर लिया था। साथ ही रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, काला अधिनियम, आतंकवादी अपराध अधिनियम, ऊपर दिए गए कानून भी कहा गया। मतलब ऊपर जितना बताए हैं कि बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, काला अधिनियम, आतंकवादी अपराध अधिनियम, कानून भी कहा गया है। 12वां नंबर क्वेश्चन है धन के निष्कासन से आप क्या समझते हैं। तो भारत में ब्रिटिश शासन के समय भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिनका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे आर्थिक निकास या धन निकासन की संज्ञा दी गई। धन की निकासी की अवधारणा वाणिज्यवादी सोच के क्रम में विकसित हुई। धन निकासन के सिद्धांत पर उस समय के अनेक आर्थिक इतिहासकारों ने अपने मत व्यक्त किए। इसमें दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने धन निकासन को सभी बुराइयों की बुराई कहा है। 13 नंबर क्वेश्चन है वेव वेल प्लान क्या था। तो तत्कालीन भारतीय वायसराय वेव भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए मार्च 1945 ईस्वी में इंग्लैंड गया। वहां उसने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एवं भारत मंत्री एमरी से भारत के बारे में सलाह मशवरा किया। वेल 14 जून 1945 ईस्वी को भारत वापस आया और यहां आकर उसने भारतीयों के समक्ष वेल योजना को रखा। वेल योजना की मुख्य बातें इस प्रकार थी। पहला, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित किया जाए तथा उसमें सभी दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा है, परिषद में वायसराय या सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त से सभी सदस्य होंगे तथा प्रतिरक्षा विभाग वायसराय के अधीन होगा। तीसरा है, कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के बराबर होगी। अगला है, कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान होगी। गवर्नर जनरल बिना कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा। अगला है, कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा। अगला है, युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं ही संविधान बनाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 21 अक्टूबर 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया गया। इस फौज का गठन जापान में हुआ था। इसकी स्थापना भारत के क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने टोक्यो मतलब जापान में की थी। 28 से 30 मार्च तक उन्हें एक सम्मेलन में आज़ाद हिंद फौज के गठन को लेकर विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था। तो बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।